वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सो आज हम देखेंगे कि आपका जो बोर का मॉडल था हाइड्रोजन एटम का था वो कैसा था, उनके पोस्टुलेट जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स कुछ थे उनको हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको लेके आगे बढ़कर हम रेडियस फॉर द ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में कितना होता है ये हम निकालने की कोशिश आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो जो डिस्कशन है इसको हम अर्ली 1900 से शुरू करते हैं, जब ये अंडरस्टैंडिंग आया कि भाई हाँ मैटर आपका एटम से बना हुआ है। ठीक है, आपका ये अंडरस्टैंडिंग आपका उस समय धीरे धीरे आ चुका था। सिंपलेस्ट ऑफ एटम जो आपका था हाइड्रोजन, जहां उसका न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और ऑर्बिट में आपका एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग में थी। पर एक जो प्रॉब्लम था या एक जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि आपका न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है आपका, ठीक है, वो तो पॉजिटिवली चार्ज है और ऑर्बिट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये कोलम्बिक अट्रैक्शन होके ये एक दूसरे से कोलैप्स क्यों नहीं कर जा रहे थे? ये क्यों नहीं कोलैप्स कर जा रहा है इलेक्ट्रॉन? और अगर ये कोलैप्स कर जाता है तो ओवरऑल एटम आपका अनस्टेबल हो जा रहा है, पर फिर भी ये कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं था उस समय। ठीक है, ये एक चीज जो समझ में नहीं आ रही थी। साथ ही साथ ये भी जानकारी तब आ चुकी थी कि जो हाइड्रोजन एटम है आपका, ये एब्जॉर्ब या एमिट सारे वेवलेंथ को नहीं करता है ऑफ विजिबल लाइट। सो हाइड्रोजन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट ऑल वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट। सारे वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट को ये एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता है, कुछ डिस्क्रीट को ही करता है। बार्नर ने भी आपका एक एक्सप्रेशन दिया रिगार्डिंग दिस डिस्क्रीट वेवलेंथ्स जो हाइड्रोजन एटम आपका एब्जॉर्ब एंड एमिट करता है। इन्हीं सब जानकारी को लेके आपका जो नील बोर थे उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिया। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिया। कई लोगों के द्वारा, कई लोगों के ओपिनियन में ये एजम्पशंस हाईली अनजस्टिफाइड थे, फिर भी उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिया जिसको हम बोर्स पोस्टुलेट के नाम से आज हम समझते हैं। सो उनके कुछ फाइनर पॉइंट्स जो बोर्स पोस्टुलेट्स हैं आपके, ठीक है, बोर के जो पोस्टुलेट्स हैं उनके कुछ फाइनर पॉइंट्स को हम देखते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने दिया, जहां वो रदरफोर्ड मॉडल से अलग थे, उन्होंने कहा कि भाई जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है वो सारे ऑर्बिट्स में नहीं पाया जाएगा। अब आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास आप कितना भी लेंथ का ऑर्बिट इमेजिन कर सकते हो, इन्फिनाइट लेंथ का ऑर्बिट आप इमेजिन कर सकते हो अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक, पर उन्होंने बोला भाई नहीं, सब में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही पाया जाएगा जिसको परमिटेड ऑर्बिट्स कहेंगे। कुछ ऑर्बिट्स ही परमिटेड है। जब हम कहते हैं परमिटेड है मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जा सकता है। तो किस में पाया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि भाई वही ऑर्बिट, ठीक है, उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है L, that is mvr, where m is mass of electron, v is velocity of this electron and r is the radius of the orbit. So जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। h/2 पाई वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अगर कोई एक ऐसा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, ये परमिटेड नहीं है, तो ये परमिटेड क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट करें ऐसे ऑर्बिट में, तो वो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर नहीं आएगा। तो ये आपका था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन इक्वेशन ऑफ बोर। इसी इक्वेशन को वेरीफाई किया आगे चल के डी ब्रोगली ने, जब उन्होंने ड्यूअल नेचर के बारे में कहा। वहां पर वो इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह उन्होंने ट्रीट किया और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है, एग्जिस्ट करता है, तो एक स्टैंडिंग वेव बनाता है। और वहां से उन्होंने इस इक्वेशन को आपको
वेरीफाई किया। सो ये तो पहला पोस्टुलेट हो गया रिगार्डिंग द एंगुलर मोमेंटम, दैट इज L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे के कैलकुलेशन में भी काम आएगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो रिगार्डिंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में कही। अब स्टेशनरी ऑर्बिट्स मतलब क्या? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट्स में रहता है, इन परमिटेड ऑर्बिट्स, ध्यान दीजिएगा परमिटेड, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इन परमिटेड ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो एनर्जी ना गेन करता है ना लूज करता है। इट डज नॉट गेन एनी एनर्जी और वो रेडिएट भी नहीं करता, कोई एनर्जी रेडिएट भी नहीं करता, इसीलिए दे आर टर्म्ड एज स्टेशनरी। ओके, स्टेशनरी नॉट एज कि उसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, इस सेंस में कि वो एनर्जी आपका रेडिएट या गेन नहीं कर रहा। और फिर तीसरी बात आती है कि फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेना या देना कब कर सकता है? तो एज पर बोर इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपका लेना या देना तभी कर सकता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करे। सो यहां हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मान लीजिए ये एक आपका ग्राउंड ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट है ये आपका, ठीक है, और ये सब आपके हायर स्टेट्स हैं। तो इसको हम n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 दे देते हैं। ये आपका लोएस्ट एनर्जी स्टेट जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। उसके बाद ये सब आपके हायर एनर्जी स्टेट जिसको हम एक्साइटेड स्टेट्स कहेंगे। तो एज पर बोर आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा अगर वो एक हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट, ध्यान दीजिएगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है एक हायर एनर्जी, मान लीजिए इसकी एनर्जी आपका En2 है, इसकी एनर्जी En1 है, क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका जब एक हायर या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है तो आपका एनर्जी को वो लूज करता है या रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, फोटॉन्स के फॉर्म में वो रेडिएट करता है। और उसकी एनर्जी कितनी होती है? वो एनर्जी होती है उन दोनों ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है उनके डिफरेंस। सो En2 माइनस जो भी डिफरेंस होगा उसके बराबर एनर्जी रेडिएट करेगा। ये तो बात हो गई रेडिएट करने की। चाहिए कब? चाहिए तब अगर उसको एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना है, तब आपको उतनी ही एनर्जी उसे रिक्वायर्ड होगी। सो बोर के हिसाब से जब वो इन ऑर्बिट्स में है तब वो स्टेशनरी है, मतलब वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, गेन नहीं कर रहा। पर जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है या ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहा है, तब ये एनर्जी का लेना या देना ये दोनों आपका हो रहा है। ठीक, सो दीज आर इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। अब इन्हीं सब अंडरस्टैंडिंग को लेके हम आपका कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, डेरिवेशंस करते हैं, जहां हम आपका रेडियस, जो ऑर्बिट का रेडियस है उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी निकालेंगे जब उन ऑर्बिट्स में वो पाया जाता है। चलिए, सो ये हम इक्वेशन हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो यहां पर हम एक हाइड्रोजन एटम आपका ले लेते हैं। यहां हम बेसिकली लास्ट में हम एनर्जी को निकालने वाले हैं, ठीक है। 20 में रेडियस भी निकलेगा, साथ ही साथ एंड में हमें टोटल एनर्जी आपका मिलेगा। सो इस केस में हम एक सिंपल सा आपको न्यूक्लियस ले लेते हैं या एटम ले लेते हैं। यहां पर आपका न्यूक्लियस हो गया और ये आपका ऑर्बिट हो गया। ये एक परमिटेड ऑर्बिट है। परमिटेड ऑर्बिट मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं हम, ओके। और क्योंकि हम सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं तो यहां पर एक प्रोटॉन पाया जा रहा है, तो उस पर चार्ज आपका अगर मेरे को लेना है तो मैं ले लूंगा प्लस ई चार्ज। आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज उतना ही होता है, जस्ट नेचर अपोजिट होता है, तो ये प्लस ई हो गया आपका, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ऑर्बिट मान लीजिए आपका आर रेडियस का है, ठीक। इस समय इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, मास है स्मॉल m और वेलोसिटी है आपकी v, ओके।
और इस सर्कुलर ऑर्बिट्स में हम एक सर्कुलर ऑर्बिट ले रहे हैं जिसमें ये परमिटेड ऑर्बिट है। परमिटेड ऑर्बिट मतलब L इज इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, इसको ये ऑर्बिट सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ देखिए अब ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सो जाहिर सी बात है इसको मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। जैसे एक कार को टर्न लेने में सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को भी इस ऑर्बिट में मूव करने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। और कार के केस में तो जो टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट करता है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर क्या एक्ट करता है? सो इस केस में आपका इन दोनों चार्ज के बीच में जो कोलम्बिक अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो आपका एक्ट करता है एज दी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। चलिए, सो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हम इक्वेट कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा हमें पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई आर आपका। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। तो k मतलब 1 बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट। पहला चार्ज अगर इसको माने न्यूक्लियस के अंदर जो है तो E हो गया। दूसरा चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन है, पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पर, सो यहाँ भी E हो जाएगा, तो ये भी E, ये भी E, ये बन जाएगा E स्क्वायर। और गैप है दोनों के बीच में, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, सो आपका R ले लेते हैं, R का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एज पर दिस फॉर्मूला। नाउ यहां से हम mv स्क्वायर को लिख के आपका E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट R। यहां ऐसा करने का एक कारण है क्योंकि मैं इस mv स्क्वायर को आगे यूज करना चाहता हूं, क्योंकि आगे मुझे एनर्जी निकालनी है। एंड वन ऑफ द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो उसमें mv स्क्वायर फैक्टर आएगा, तो ये पार्ट मेरे लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इसीलिए ये हम ऐसे निकाल के छोड़ देते हैं। पर इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेडियस निकालना चाहते हैं हम, तो इस रेडियस निकालने के लिए यहां पर हम r के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा, ये अलग से मैंने जस्ट निकाला है। अब वापस से मैं यहां पे आ जाता हूं, ओके, और यहां से r का वैल्यू लेता हूं, तो r का यहां से वैल्यू हो जाएगा, r विल बी, आप देख सकते हैं, E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट mv स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, r को यहां ले लिए, mv स्क्वायर यहां दे दिए, बाकी तो नहीं है, या आपको r आ गया एक एक्सप्रेशन। ना हमें तो ये भी पता है L इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। एज पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन L इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो यहां से हमारा R कितना हो जाएगा? यहां से हमारा R हो जाएगा आपका NH बाई 2 पाई mv। ठीक है, NH बाई 2 पाई mv। इसको इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हमारे पास तो R आ गया, आप कह सकते हैं भाई R आ गया, ठीक है, हमें रेडियस निकालना एक हमारा काम था, R तो आ गया, यूज कर लो। क्यों ये सब और करके क्यों हम आगे बढ़ रहे हैं? तो आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि R हम आपका V के टर्म्स में नहीं चाहते। देखिए ये सारे टर्म्स ना कांस्टेंट है, E कांस्टेंट, 4 पाई E एप्सिलम नॉट M कांस्टेंट है, पर अगेन वेलोसिटी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारा जो R का एक्सप्रेशन हो वो किसी और वेरिएबल के टर्म्स में ना आए। R खुद ही एक वेरिएबल है, अलग अलग ऑर्बिट के लिए R अलग अलग है, तो R अपने में खुद ही एक वेरिएबल है। तो हम नहीं चाहते कि उसका वैल्यू किसी और एक और वेरिएबल के टर्म्स में रहे, हम बस R को यहाँ अब इसी के टर्म्स में चाहते हैं, V नहीं चाहते। तो एक तरह से ये जो भी हम कर रहे हैं वो V को एलिमिनेट कर रहे हैं। आप देखिएगा आगे चल के V आपका एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए, तो R ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, R आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, 2 और 3 का यूज करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे सामने यहां है E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट mv स्क्वायर, और इस साइड है आपका
NH बाई 2 पाई mv, यस 2 पाई mv। यहां से हम v को निकालते हैं, क्योंकि एक बार हमें v मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, तो वापस हम r में पुट करके v को एलिमिनेट कर देंगे। सो चलिए यहां आपका देखिए 2 पाई, तो इससे ये आपका 2 हो गया, मास आपका ये भी चला गया आपका, तो यहां से हमें एक ये भी v आपका चला गया, तो v हमें कितना मिल गया, देखिए v हमें मिल गया आपका e स्क्वायर बाई 2 एप्सिलम नॉट NH। ठीक है, ये हमें v आपका मिल जाता है। ठीक है, आपका ये v को इधर भेज दिए, NH को इधर ले आए, तो ये हो गया e स्क्वायर बाई 2 एप्सिलम नॉट NH, ये हमें v मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। थोड़ा एक कैलकुलेशंस है, पर जो रिजल्ट देते हैं वो काफी यूजफुल रहता है। अब इस v का जो इक्वेशन नंबर 4 में हमें है, इसको हम इस इक्वेशन नंबर 3 में यहां पुट कर देते हैं। जैसे ही आप देखिए इसको यहां हम पुट करेंगे, हमारे पास एक ऐसा r आ जाएगा जिसमें v नहीं होगा, जो हम चाहते थे। सो यूजिंग 4 in 3 we have, so your r NH बाई, मैं थोड़ा हर एक पार्ट पे फिर लिख ही देता हूं सो दैट अंडरस्टैंडिंग सही रहे, 2 पाई m v ये पूरा का पूरा यहां पुट कर देते हैं, तो e स्क्वायर, जस्ट सिंप्लीफाई लिखने के लिए मैं इस तरह से लिख दे रहा हूं क्योंकि आप समझ सकें कि क्या हो रहा है यहां पर। ठीक है, सो आप देख सकते हैं 2 आपका कैंसिल है, ये पूरा का पूरा आपका ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो r मिलेगा वो मिलेगा एप्सिलम नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बाई आपका पाई m e स्क्वायर। ठीक है, आपका एप्सिलम नॉट, ये 2 तो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ का 2 और ये वाला 2, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, बाकी पूरा का पूरा ये पूरा टर्म आपको ऊपर चला गया, पहले से NH था, ये भी NH, n स्क्वायर h स्क्वायर हो, तो ये r आपको मिल गया। देखिए दिस इज द r, एप्सिलम नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलम नॉट स्क्वायर या एप्सिलम नॉट सॉरी कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट, तो r आपको मिला प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। r जो है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये n मतलब अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, दूसरा परमिटेड n इक्वल टू 2, तीसरा परमिटेड n इक्वल टू 3। तो अगर हम यहां पर, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम पहला ऑर्बिट ओके ईस्ट टू दूसरा ऑर्बिट, ईस्ट टू तीसरा ऑर्बिट, इसमें अगर हम रेशियो निकालें रेडियस का, तो हमें क्या मिल जाएगा, एज एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, आप ऐसा कर सकते हैं। तो n पहले के लिए 1 होगा, 1 स्क्वायर 1, दूसरे के लिए n 2 होगा, 2 स्क्वायर 4, तीसरे के लिए 3 होगा, स्क्वायर 9। तो इस तरह के आपके रेशियो मिल रहे हैं। तो ये हमें क्या मिल रहा है कि भाई आपका जो ऑर्बिट है, डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे ये n इक्वल टू 1 मान लो, फिर ये n इक्वल टू 2 मान लो, या इसके बाद n इक्वल टू 3 मान लो, इनका अलग, इनका जो रेडियस है आपको, उस रेडियस का क्या रेशियो है, ये आपको यहां मिल रहा है। हमें एक और चीज इससे पता चल रही है इन रेशियो से, देखिए 1:4 1:9, इक्वल गैप्स नहीं है, मतलब ये न्यूक्लियस हुआ, ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये कुछ दूरी है, दूसरा ऑर्बिट है, ये कुछ दूरी है, ये, तो ये जो गैप है वो इक्वल नहीं है, वो इस रेशियो से ही हमें यहाँ क्लियरली पता चल जाता है ना। अब एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे हम पहुंचना चाहते हैं, या हम पहुंच सकते हैं, हमें जो वैल्यू मिला है वो है आपका बोर रेडियस। बोर रेडियस क्या है, बोर रेडियस आपका इस ऑर्बिट का रेडियस है, पहला ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका पाया जा रहा है, पहला परमिटेड, ये आपका बोर रेडियस होता है। तो हमारे पास तो r मिला है आपका एप्सिलम नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर, ये हमें r मिला है। तो इसको बोर रेडियस करने के लिए हमें n इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। वी विल टेक n इक्वल टू 1 पहला ऑर्बिट के लिए।
जैसे आप n इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, हमारा r मिल जाता है, इसको हम r0 से डिनोट करते हैं, बोर रेडियस आपका r0। तो ये r0 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर बाई e स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन कहने का मतलब है कि अभी भी आप n को अगर आप हायर भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, एक्साइटेड स्टेट्स, है ना, अलग अलग ऑर्बिट, माने सेकंड परमिटेड, थर्ड परमिटेड, पर ये आपका स्पेसिफिक हो जाता है सिर्फ इसीलिए, इसके लिए, पहला वाले के लिए। और यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट है, सबके वैल्यूज अवेलेबल है। सो इफ यू पुट इट नियरली कम्स आउट टू बी 0.53 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आ जाता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर आपका ये रेडियस चला आता है। ठीक है, कितना? 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हमें यहां देखिए काफी एक प्रिसाइज वैल्यू भी मिल रही है। आज तक हमें पता था कि हाँ न्यूक्लियस है, ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बट नाउ यू सी वी हैव गॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू कि भाई न्यूक्लियस से कितना दूर पे इलेक्ट्रॉन है। सो ये इस वैल्यू से हमें ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन इतना करीब आ सकता है, न्यूक्लियस के इतना करीब पाया जाता है, इससे और करीब नहीं हो, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इतना क्लोज है न्यूक्लियस के, 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर। सो ये हमें रेडियस मिल जाता है। अब डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और इस एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं आप। ठीक है, लेट अस गो टू दैट एनर्जी पार्ट। नाउ उस एनर्जी पार्ट के लिए हमें दो एनर्जी को सेपरेटली देखना पड़ेगा। इस आर को हम साथ में रखते हैं अभी, क्योंकि आगे हम पुट भी कर देंगे। ओके, और जो इक्वेशन नंबर हमारा 1 दिया था उसको ऐसे मैंने मिटा दिया, पर उस पार्ट को भी हमें फिर से यहां लाके यूज करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। सो जो मैं एनर्जी के बारे में कह रहा था, अब इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, सो मोशन है उसके अंदर, सो जाहिर सी बात है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और साथ ही साथ वो एक दूसरे चार्ज के साथ भी है, करीब में है, एक सिस्टम बना रहा है, सो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी। तो काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और साथ ही साथ दोनों को जोड़ के हम टोटल एनर्जी भी निकालेंगे। तो पहला होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। ओके, सो हमें वो mv² जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिया था उसको यूज हमें करना है। सो वो आपका आया था कैसे, जब आपने Fc इक्वल टू Fe कर दिया, दैट इज mv² बाई r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² बाई r²। यहां से आपको वो मिलता है mv²। तो इस r से हम एक ये हटा देते हैं, तो हमें mv² कितना मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² बाई r। ये पूरा वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा बाई 2 mv² पूरा का पूरा, 1 बाई, अब ये 4 है, यहां नीचे 2 है, तो डायरेक्टली मैं इसको कर देता हूं 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका e² बाई r। ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां 4 था, ये 2 पहले से, 4 to 8 हो गया, बाकी एक r आपका और ऊपर e² है, पूरा ये चीज हमने रिप्लेस कर दिया। तो इतना आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज e² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, चलिए आ जाते हैं अब पोटेंशियल। तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो जनरल फॉर्मूला है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r। ये आपने चैप्टर, जो पोटेंशियल चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन आपने देखा है। सो पुट कर देते हैं आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज E आपका, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे यहाँ पर चार्ज के मैग्नीट्यूड भी आपका, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, साइन भी कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा E और E माइनस E हो जाएगा। सो दिस विल बी, इसको मैं कर देता हूँ -e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये हो गया E, ये हो गया -e, तो -e²।
तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है, ये काइनेटिक वो पोटेंशियल। अब हम निकाल सकते हैं आपका टोटल एनर्जी, इसको हम ई एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे वो एन पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम ई एन से डिनोट करते हैं। तो ये हम जोड़ देते हैं के प्लस यू, तो के है आपका कितना, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलम नॉट आर प्लस, ये माइनस ले लेते हैं, माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलम नॉट। काफी कुछ सिमिलैरिटी है, थोड़ा बहुत वैल्यू भी अलग अलग है, सिमिलर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई तरीके से आगे बढ़ता हूं। कॉमन ले लेता हूं क्या, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलम नॉट आर कॉमन ले लेता हूं। तो यहां से मुझे मिल जाएगा, देखो 8 है या 4 है, बाकी चीजें सेम है, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस ये पूरा का पूरा हमने यहां बाहर ले लिया है, तो ये हो गया 1, तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, मतलब ई एन आ गया आपका माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलम नॉट आर। ये आपको ई एन आ जाता है माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलम नॉट आर। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस आर को यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, आर के टर्म्स में आया है आपका एनर्जी। ये भी ये बात करता है कि भाई अलग अलग रेडियस के लिए अलग अलग एनर्जी यहां होने वाली है, पर उस आर को हम पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलम नॉट। अब ये आर पूरा का पूरा पुट कर रहा है, तो आर क्या है देखिए, एप्सिलम नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा हमने पुट कर दिया, तो हमारा ई एन कितना आ गया, हमारा ई एन आ गया, देखिए वैसे तो माइनस में आ रहा है, दिख ही रहा है माइनस है आपका, पाई से ये पाई हम हटा देते हैं। ओके, आपका 8 बच गया, ई स्क्वायर बाकी ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एम ई 4 ई स्क्वायर ई 4। ओके, बाकी नीचे आपका बचा 8 एप्सिलम नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सो जैसा मैं कह रहा था एन के टर्म्स में आने वाला है। ठीक है, इस माइनस को यहां ले लेते हैं माइनस। सो हमारा जो एनर्जी आ गया, ये एनर्जी किसका है, इस इलेक्ट्रॉन का है। जब इस ऑर्बिट में है तो इस इलेक्ट्रॉन का ये एनर्जी है, और वो है माइनस एम ई टू द पावर 4 8 एप्सिलम नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इतने के बराबर ये एनर्जी। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है हमें, ये भी पता है, एच प्लैंक कांस्टेंट भी पता है। सबको पुट कर दें, इफ यू पुट एवरीथिंग, तो क्योंकि हम एसआई वैल्यू में पुट करेंगे तो हमें जूल में आएगा, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको उतना जूल होता है, उस कन्वर्जन को यूज करके हम यहाँ पुट कर देते हैं और एवरीथिंग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको निकालते हैं। तो हमें वैल्यू आता है -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना के बराबर आ जाता है। इस वैल्यू को मैं यहाँ ले लेता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो सो EN आपका जो आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए EN लिखा है क्योंकि वो n पे डिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज नोन थे, पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आया। तो ये बता रहा है अलग अलग ऑर्बिट के लिए। पहला अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ हो रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए, एवरीथिंग फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर ने उसी के ऊपर वर्क किया था। तो n 1 पुट कर देते हैं, तो 1 करते ही आ जाएगा आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये आपको क्या दे दिया कि जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले ऑर्बिट में है, पहले परमिटेड ऑर्बिट में है, उसमें उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ ये वैल्यू माइनस में क्यों है, और अगर ये माइनस में है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, इस फोर्स के साथ जो अट्रैक्शन हो रहा है उसके साथ बंधा हुआ है, ये फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस साइन यही बताता है, दिस नेगेटिव साइन यही बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन बाउंड है, बाउंड टू द न्यूक्लियस। एटम इस तरह से है आपका बाउंड,
एक सिस्टम बना रहा है, फ्री नहीं है। आपको फ्री करना है, ये एनर्जी दीजिए इसको फ्री करने के लिए, इतनी एनर्जी दीजिए सो दैट वो फ्री हो सकेगा। अगर आपको याद हो, कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन हमें सैटेलाइट्स के केस में भी मिलता है, जो आपका किसी प्लैनेट के अराउंड, जैसे अर्थ के अराउंड आपके सैटेलाइट्स हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं, तो वहां केस में भी हमें एनर्जी माइनस में मिलती है। और वहां भी हम यही आपका एक्सप्रेस करते हैं कि वो एनर्जी ये बता रही है माइनस की, कि सैटेलाइट भी अर्थ के साथ बाउंड है, उस सिस्टम के साथ बंधा हुआ है, फ्री नहीं है, उसको ऐसे घूमता रहेगा, वो फ्री नहीं। सो दिस नेगेटिव साइन ऑल्सो सिग्निफाई दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड। आपको अलग अलग ऑर्बिट के लिए, आपको जैसे ये न्यूक्लियस है, पहला के लिए मिल गया इतना, ठीक है, दूसरा के लिए निकालना है तो यहाँ 2 स्क्वायर माने 4 से डिवाइड करो, वो एनर्जी मिल जाएगा। इस तरह से तीसरा के लिए, तो अलग अलग ऑर्बिट, ध्यान दीजिएगा ये परमिटेड ऑर्बिट्स, ठीक है, परमिटेड, जो आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो ऑर्बिट्स, ठीक। सो आज हमने आपका डिटेल में देखा द बोर मॉडल, जो हमने पोस्टुलेट्स देखे, साथ ही साथ उसका रेडियस, एनर्जी, एवरीथिंग हमने यहाँ पर निकाला, और ये भी देखा कि एनर्जी क्या सिग्निफाई करता है। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।